आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में परस्पर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें क्या देखना है हमें, भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र की प्रक्रिया। चुनावी राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो जो चुनाव है और उसकी राजनीति है ने हमारे भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में बात करते हैं। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहां शासन की वैधता का आधार जनता की सहभागिता पर टिका है। भारत की चुनावी प्रक्रिया भी वह आधारशिला है जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। चुनाव संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मतदान का समान अधिकार प्रदान किया गया है, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को राजनीतिक भागीदारी में अवसर प्रदान किया है। तो इसमें क्या है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसमें संविधान ने क्या किया है, हमें नागरिकों को मतदान का समान अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को राजनीतिक भागीदारी में अवसर प्रदान हो सके और हर समाज के हर वर्ग के लोग राजनीति में हिस्सा ले सकें। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के उत्तरार्ध से भारत में चुनावी राजनीति का स्वरूप निरंतर बदल रहा है। दो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। पहला है, पहले की तुलना में वंचित और हाशिए पर स्थित वर्गों की चुनाव में भागीदारी तीव्र वृद्धि हुई। इनमें महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण समुदाय प्रमुख है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों का चुनाव में और चुनाव जो सत्ता है उसमें इनकी भागीदारी बढ़ी है। राजनीतिक जागरूकता, चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका ने मतदाताओं की भागीदारी को और सशक्त बनाया है। इन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव प्रतिनिधित्व की प्रकृति पर पड़ा है। जहां पहले राजनीतिक दल सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली और ऊंची जातियों तक सीमित था, वहीं अब इसमें उल्लेखनीय विविधता देखी गई है। ओबीसी, दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदायों की उपस्थिति में वृद्धि लोकतंत्र के वास्तविक प्रसार की ओर संकेत करती है। तो पहले क्या था कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं या ऊंची जातियों के लोग हैं वही राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा लेते थे तथा सत्ता में प्रभुत्व रखते थे, परंतु इसके बाद समय के बाद ओबीसी, दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। क्रिस्टोफ जेफरलो और संजय कुमार द्वारा संपादित पुस्तक द राइज ऑफ द प्लेबियंस, द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2009 ये एक बुक है। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय विधानसभा में अब आम आदमी की उपस्थिति बढ़ रही है। उन्होंने जाति, वर्ग, लिंग, आयु और व्यवसाय के आधार पर जनप्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि में आए परिवर्तन को रेखांकित किया है। तो इस पुस्तक में हम उन्होंने क्या दिखाया है, जाति, वर्ग, लिंग, आयु और व्यवसाय के आधार पर जो लोग हैं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमियों में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। भारत में विभिन्न राज्यों के संदर्भ में यह परिवर्तन एक समान नहीं है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति यह दिखाती है कि चुनावों ने लोकतांत्रिक समावेशिता को आगे बढ़ाया है। इस संदर्भ में योगेंद्र यादव 2000 सन में दूसरा लोकतांत्रिक उभार कहा, जिससे हाशिए के समुदायों की राजनीतिक भागीदारी और प्रभावशीलता में वृद्धि को रेखांकित किया गया है। तो इसमें क्या है कि एक योगेंद्र यादव है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, दूसरा लोकतांत्रिक उभार का नाम दिया है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, भारत की चुनावी राजनीति महज सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने वाला है। तो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का रूप नहीं है, जिससे कि आज 5 साल के बाद ये पार्टी सत्ता में आ गई, 5 साल के बाद ये पार्टी सत्ता में आ गई। मतलब 5 साल जरूरी नहीं है कि 5 या 10 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बल्कि क्या है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। हाशिए के समूह की भागीदारी, प्रतिनिधित्व की विविधता, जनसाधारण की राजनीतिक सक्रियता इस बात की पुष्टि करती है कि चुनावी राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, प्रातिनिधिक और उत्तरदायी बनाया है। तो जो हाशिए के समूह थे पहले, जनजाति या आदिवासी लोग, उनकी भागीदारी पहले कम थी, धीरे धीरे उनकी भागीदारी बढ़ गई, प्रतिनिधित्व की विविधता आ गई, जनसाधारण की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि चुनावी राजनीति ने
भारतीय लोकतंत्र को समावेशी, प्रातिनिधिक और उत्तरदायी बना दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों में चुनावी राजनीति की नवीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय चुनावी राजनीति में उभरते पैटर्न और परिवर्तन। तो इसमें क्या देखते हैं, चुनावी राजनीति का जो नए नए तरीके हैं, नई नई प्रवृत्तियां हैं, उनको देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चुनावी राजनीति एक आदर्शवादी और अपेक्षाकृत पारदर्शी प्रक्रिया मानी जाती है, किंतु समय के साथ इसमें अनेक संरचनात्मक और व्यवहारिक बदलाव देखने को मिले। आज भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति का स्वरूप पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। तो इसमें बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, बहुत सारे क्षेत्रीय दल आ गए हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय दल आ गए हैं, बहुदलीय प्रणाली आ गई है। इसके कारण इसका बहुत जटिल रूप हो गया है। इसमें देखते हैं, पहला गठबंधन राजनीति का उदय हो गया। भारतीय राज्यों में अब बहुधा कोई एक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता, जिसके कारण गठबंधन सरकारों का चलन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच सत्ता साझेदारी के लिए गठबंधन आम हो गया है। तो पहले क्या था कि एक ही पार्टी सत्ता वर्षों में थी, 1970 तक कांग्रेस थी, उसके बाद द्विदलीय व्यवस्था आ गई, वहां तक भी दिक्कत नहीं थी, परंतु 1990 के बाद बहुदलीय प्रणाली आने के बाद गठबंधन एक आम प्रक्रिया होगी, जिसमें चुनाव हिस्सा लेने से पहले गठबंधन बनाते हैं तथा कई पार्टी क्या करते हैं, चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं परंतु बाद में गठबंधन की सरकार बनाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, बसपा और सपा 1993 से 1995 के बीच मिलकर बनाई गई सरकार। बसपा ने 1995 और 2007 के बीच में भाजपा के साथ गठबंधन किया। उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन क्षेत्रीय दलों द्वारा किया गया। तो छोटे दलों की सौदेबाजी की भूमिका। तो जब छोटे छोटे दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो उनको कुछ सीटों पर विजय हासिल होती है और वो क्या करते हैं, इन सीटों का फायदा लेकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं और सत्ता में अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ हिस्सेदारी की डिमांड करते हैं। अब छोटे छोटे दल क्या करते हैं, निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जैसे अपना दल, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सत्ता में भागीदारी की। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने राजद और जदयू के साथ गठबंधन कर राजनीतिक सौदेबाजी की। तो वो क्या करते हैं कि उनकी सीट बहुत कम होती है, मान लो 90 सीट आ गई, 90 सीट में से किसी की 5 सीट आ गई, किसी सरकार को, किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए 5 सीट की कमी, तो वो क्या करेगा, उसके साथ गठबंधन करेगा और सत्ता में हिस्सेदारी मांगेगा, कोई मंत्री पद मांगेगा या कुछ डिमांड करेगा। तो इसमें क्या सौदेबाजी की भूमिका बढ़ गई है। क्षेत्रीय दलों की सामाजिक आधार पर राजनीति। कई दल विशेष जातियों, वर्गों या सामाजिक समूहों के हितों को केंद्र में रखकर राजनीति करते हैं। तो कई दल क्या करते हैं, जाति, वर्ग या सामाजिक समूहों को एक विषय बनाते हैं और उन पर राजनीति करते हैं और सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु में एडीएम के और पीएम के और एडीएम के जैसे दल जातीय पहचान के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन और अपराध की बढ़ती भूमिका। जब धीरे धीरे चुनाव के आगे आगे हम देखते जा रहे हैं, इसमें क्या है, धन का उपयोग हो रहा है और आपराधिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिससे चुनाव में पारदर्शिता कम हो रही है। अब चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग खुलकर होने लगा है। बूथ कैप्चरिंग, पूरे बूथ को कैप्चर किया जाता है और जबरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं। मतदाताओं को पैसे या अन्य वस्तुएं देकर प्रभावित करते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का चुनाव लड़ना। तो अब इसमें क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि, जिन्होंने पहले अपराध किया उन पर कोई केस चल रहे, वो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आते हैं। तो देख सकते हैं आप क्या प्रभाव पड़ा हुआ। ये सब आम होते जा रहे हैं। राजनीतिक और पूंजी के संबंध। चुनावी राजनीति में व्यावसायिक समूहों, राजनीतिक दलों के बीच साठगांठ बढ़ी है। उद्योगपति चुनावी फंडिंग करते हैं और बदले में नीतिगत लाभ की अपेक्षा करते हैं और इससे लोकतंत्र की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो अब चुनाव में क्या देखने को मिलता है हमें, कोई भी पूंजीवादी समूह हो गया, वो क्या करता है, किसी भी पार्टी को फंडिंग करता है और अगर वह पार्टी सत्ता में आती है तो उससे वह उम्मीद करता है कि उसके पक्ष में फैसले लिए जाएं और उसके नीतिगत लाभ वो प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों की राजनीतिक बढ़ती भूमिका। तो राज्य स्तरीय चुनाव में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय असमिता, सामाजिक न्याय आदि अहम मुद्दे होते हैं।
इससे राजनीति का विमर्श अक्सर नीतिगत विषय से हटकर पहचान आधारित हो गया है। तो पहले शुरुआत में क्या था कि जो राजनीति का विमर्श था वो पहले नीतिगत मुद्दे पर था, पर धीरे धीरे क्या हो गया, जाति धर्म भाषा के आधार पर यह पहचान आधारित हो गया है और इसमें पहचान आधारित मुद्दों को उठाया जाता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, भारतीय राज्यों की चुनावी राजनीति अब केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि वह विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति मंच बन गई है। गठबंधन, क्षेत्रीय पहचान, पूंजी का अभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दे, ये सभी मिलकर चुनावी पैटर्न को अधिक जटिल बना रहे हैं। इन प्रवृत्तियों ने भारतीय लोकतंत्र को व्यापक और भागीदारी पूर्ण तो बनाया है, परंतु इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। तो पहले क्या था कि जो चुनाव था नीतिगत मुद्दों पर लड़ा जाता था, पर धीरे धीरे इसका क्या हो गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे अटैच कर दिए गए हैं और इसमें क्या हो गया, इसके कारण गठबंधन, क्षेत्रीयता और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने लग गए हैं और इससे क्या होगा, चुनाव का पैटर्न बहुत सारा चेंज हो गया। इसके साथ क्या हो गया कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत तो हुआ है, व्यापक और भागीदारी पूर्ण तो बना है लोगों का, परंतु इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिली है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। भारत में चुनावी राजनीति के बदलते मुद्दे। तो भारत में जो चुनावी राजनीति है उसके मुद्दों की बात करेंगे हम। भारतीय चुनावी राजनीति के मुद्दों की प्रकृति बहुआयामी होती है, बहुत सारे मुद्दे हैं। समय, स्थान और सामाजिक आर्थिक संदर्भ के अनुसार चुनावी मुद्दों में परिवर्तन आता रहा है। इन मुद्दों का चुनावी परिणामों के साथ सीधा प्रभाव है क्योंकि मतदाता इन्हीं के आधार पर अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। दो बहुत सारे मुद्दे हैं, आइए उन मुद्दों को देखते हैं। पहला मुद्दा है जीवन स्तर से जुड़े बुनियादी मुद्दे, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, बिजली पानी जैसी सुविधाएं। तो अब इनका मुद्दों का बहुत कम उपयोग किया जाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो मतदाताओं की दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो मतदाता है उनको बेसिक नीड है, रोजगार की, कम महंगाई हो, शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सड़क परिवहन की अच्छी सुविधाएं हो, बिजली पानी अच्छी हो। तो ये सुविधाएं का मतलब डिमांड करते हैं, जो सरकार है वो वादा करती है कि हम देंगी, तो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय और पहचान आधारित मुद्दे। तो इसमें क्या करते हैं, दलित, ओबीसी, आदिवासी, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यकों की भागीदारी को लेकर राजनीतिक दलों ने आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाया है। तो कुछ पार्टियां क्या करती हैं, जो दलित है, ओबीसी है, आदिवासी है, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको चुनावी मुद्दा बनाते हैं। भाजपा, सपा, डीएमके जैसे दलों ने जाति और धर्म पहचान के आधार पर समर्थन हासिल करने के लिए सामाजिक प्रतीकों और नारों का सहारा लिया है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो जातिगत आधारित हैं जैसे सपा, बसपा, और कुछ पार्टियां हैं जो धर्म आधारित हैं जैसे भाजपा ने अपना मतलब इससे क्या है कि फायदा उठाने की कोशिश की है, जो चुनाव में सत्ता में आने की कोशिश की है। क्षेत्रीय असमिता और स्वायत्तता की मांग, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों ने उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्य के निर्माण की मांगे ने कई चुनावी को प्रभावित किया। इसमें क्या है कि उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना ने स्वायत्तता की मांग की, अलग स्टेट की मांग की और इसमें क्या किया, इसने बहुत सारे चुनावों को प्रभावित किया है। उत्तर पूर्व में निर्जातीय पहचान, केंद्र द्वारा कथित भेदभाव और राजनीतिक स्वायत्तता की मांगे चुनावी मुद्दा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में कई बार क्या है, भेदभाव हो जाता है। कई स्टेटों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कई प्रिविलेज मिलते हैं, स्पेशल ट्रीट होता है इस कारण, और कई बार क्या है कि राजनीतिक स्वायत्तता की मांगे उठती हैं तो उसके कारण उसको चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है और उसका फायदा उठाते हैं। आर्थिक विकास और सुधारों के मुद्दे, इसमें क्या देखने को मिलेगा, 1991 के बाद आए आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के दौर ने राज्य स्तरीय राजनीति में नए मुद्दे जोड़ दिए। एफडीआई, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निजी निवेश, भूमि अधिग्रहण जैसे विषय भी चुनाव में उभरने लगे। तो इसमें क्या हो गया कि कई स्टेट को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया, निजी निवेश को मुद्दा बनाया गया, जो कई बार भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उसको चुनावी मुद्दा बनाने लगे। तो इसका उदाहरण है गुजरात में नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक में एसएम कृष्णा ने अपने राज्य में आर्थिक विकास को चुनावी मुद्दा बनाया है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी राजनीति,
उत्तर प्रदेश दादरी यमुना एक्सप्रेसवे और पश्चिम बंगाल में क्या है, नंदीग्राम और सिंगूर में भूमि अधिग्रहण चुनावी राजनीति का केंद्र बन गया है। इसमें कई कई प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसके बाद में चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है। टीएमसी की जीत और वाम मोर्चा की हार इसके परिणाम स्वरूप देखी गई। तो इन चुनावी मुद्दों को लेकर आगे फ्रंट में रखकर टीएमसी और वाम मोर्चा की हार मतलब इसका एक रिजल्ट है। सामाजिक आंदोलनों और आरक्षण की राजनीति, राजस्थान में गुर्जर द्वारा, हरियाणा में जाटों द्वारा, महाराष्ट्र में मराठों और गुजरात में पटेल समुदाय ने आरक्षण की मांग को चुनावी बहस में लाया तथा चुनावी मुद्दों का एक नया विषय बना दिया। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी कोटे में उप वर्गीकरण की मांग भी एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा रही। मीडिया और तकनीक की भूमिका, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और विज्ञापनों ने राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों को तेजी से और व्यापक रूप से फैलाने का साधन दिया है। तो इसके बाद भी चुनावी स्वरूप बदल गया है और इसमें क्या है, लोगों में जल्दी जागरूकता आ गई है और चुनावी मुद्दों जो बेसिक नीड्स है लोग उनको समझने लगे हैं तथा डिमांड करने लगे हैं, जिसके कारण क्या है कि जो राजनीतिक दल इनको प्रोवाइड कराएगा वो लोगों के सामने इसकी प्रपोजल रखेगा कि हम सत्ता में आने के बाद इसका ये काम कराएंगे। तो इसके कारण क्या है, मीडिया और तकनीक की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी है। इससे चुनावी रणनीतियाँ अधिक आक्रामक और लक्षित हो गई है और मतदाता अधिक जागरूक हो गए हैं। तो सोशल मीडिया के कारण और मीडिया और तकनीकी भूमिका के कारण लोग क्या है, मतदाता क्या है, जागरूक हो गए हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, भारत की चुनावी राजनीति में मुद्दे समय के साथ बदलते रहे हैं परंतु उनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय सवालों को विभिन्न राजनीतिक दल अपने तरीके से उठाते हैं, जिससे मतदाता अपने हितों और अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय ले सकें। यह विविधता ही भारतीय लोकतंत्र की जीवंत और गहराई को दर्शाती है। तो इसमें क्या है कि समय समय के साथ चुनावी मुद्दे बदलते रहते हैं पर किसी की वैल्यू कम नहीं होती, हर मुद्दा अपना अपना महत्व रखता है और जो राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे उठाते हैं और सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और इस विविधता के कारण ही भारतीय लोकतंत्र की जीवंत और गहराई को दर्शाती है और इस भारतीय लोकतंत्र को एक जीवंत रूप प्रदान करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं नेहरूवादी युग के दौरान नेतृत्व की विशेषता। नेहरूवादी युग के नेतृत्व पर प्रकाश डालिए। तो नेहरूवादी युग को देखना है हमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन के दौरान क्या क्या खासियत विशेषताएं थी। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो नेतृत्व उभरा उसे नेहरूवादी युग की संज्ञा दी जाती है। यह काल मुख्यतः 1950 से 1960 के दशक के मध्य तक फैला था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व केंद्रीय भूमिका में था। इस युग की विशेषताएं, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से प्रेरित नेतृत्व। नेहरू युग में अधिकतर नेता स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि से आए थे। वे राष्ट्र निर्माण के आदर्शों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में गहरी आस्था रखते थे। इसमें नेहरू, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया जैसे नाम शामिल हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। इस दौर का नेतृत्व लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के पक्ष में था। संविधान निर्माण में भागीदारी, संसदीय परंपरा का पालन और योजनाबद्ध विकास की शुरुआत इसी सोच का परिणाम थी। तो इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनकी प्रतिबद्धता थी जो नेता थे उनमें। और इसमें क्या देखते हैं, अगला पॉइंट है नेहरूवादी विकास मॉडल। नेहरू ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित मॉडल को अपनाया जिसमें राज्य की भूमिका मुख्य रही। योजना आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र, आधारभूत ढांचे का विकास और समाजवाद की अवधारणा इस मॉडल की विशेषताएं थी। कांग्रेस व्यवस्था का वर्चस्व। इस काल में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीति में प्रभुत्व था। रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस प्रणाली कहा, जहां विपक्ष का अस्तित्व था लेकिन सत्ता पर कांग्रेस का नियंत्रण बना रहा। इसमें क्या है कि जो कांग्रेस व्यवस्था थी 1950 से 60 के दशक में राष्ट्रीय लेवल पर और प्रांतीय लेवल पर दोनों पर ही कांग्रेस का वर्चस्व था, जिसे रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया। और इसमें विपक्ष तो था पर लेकिन नाम मात्र का था, क्योंकि राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार थी और उन्हीं का सत्ता पर नियंत्रण था। गैर कांग्रेसी नेतृत्व का उभार।
हालांकि कांग्रेस का वर्चस्व था, फिर भी कुछ राज्य जैसे केरल में EMS नमूदीरापाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस का वर्चस्व था, फिर भी कुछ राज्य जैसे केरल में और इसके अलावा तमिलनाडु में और द्रविड़ आंदोलन और उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन और आरक्षण की मांगों ने वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व को जन्म दिया। कांग्रेस का नेतृत्व पूरा कंट्रोल में था, फिर इसके अलावा गैर कांग्रेसी नेतृत्व का उभार हुआ। कुछ राज्यों में जैसे कि केरल में, तमिलनाडु में गैर कांग्रेसी सरकार थी, और इसके अलावा भी कई आंदोलन और आरक्षण की मांग ने वैकल्पिक राजनीति को जन्म दिया। सामाजिक आर्थिक नीतियों पर ध्यान। नेहरू और उनके समकालीन नेताओं ने भूमि सुधार, कल्याणकारी योजनाएं और शिक्षा संस्थानों के विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि इन नीतियों के क्रियान्वयन में समस्याएं थी, फिर भी इनसे आधुनिक भारत की बुनियादी नींव रखी गई। तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या है, शिक्षा संस्थानों, सेवा संस्थानों में ज़्यादा ध्यान दिया और इनको प्राथमिकता दी। 1964 के बाद नेतृत्व संकट और परिवर्तन। नेहरू की मृत्यु और कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व को भी चुनौती मिली। तो नेहरू की मृत्यु के बाद क्या है कि कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई। जो उनके नेता थे उनमें सत्ता में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए आगे आने का अवसर ढूंढ रहे थे। इसके कारण क्या है, कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई। और इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले ली और इसका नेतृत्व था उसको चुनौती मिली, क्योंकि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे उन्होंने इसका विरोध किया। 1967 के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ और राज्यों में नए दलों और नेतृत्व का उभार हुआ, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में विविधता और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत का संकेत था। तो क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया, तो इसका विरोध किया गया, जो आगे चलकर पार्टी विभाजन, तो इसमें से अनेक दलों का अलग होना और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत से इस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, नेहरूवादी काल भारत के राजनीतिक नेतृत्व का ऐसा युग था जिसमें राष्ट्र निर्माण, लोकतांत्रिक आदर्श और विकास की योजना को दिशा देने वाले नेताओं की भूमिका निर्णायक रही। यह काल न केवल नेतृत्व की विविधता को दर्शाता है बल्कि भारतीय राजनीति की जड़ों को मजबूत करता है। तो इस शासनकाल में क्या था कि लोगों के सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे नहीं थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, जिसमें क्या था कि हमें देश को मजबूत करना था, राष्ट्र का निर्माण करना था, लोकतंत्र को स्थापित करना था, लोकतंत्र को मजबूत करना था। इसलिए यह राजनीति की जड़ों को मजबूत करता है और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण काल रहा। अगला क्वेश्चन है, 1960 से 1980 के दशक में राज्य स्तरीय नेतृत्व के उदय की चर्चा कीजिए। तो 1960 से 1980 के दशक में जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में देखते हैं। 1960 से 1980 के दशक बीच में भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब राज्य स्तर पर मजबूत और लोकप्रिय नेताओं का उदय हुआ। यह दौर केवल केंद्र की राजनीति से संचालित नहीं रहा, बल्कि राज्यों में ऐसे नेताओं की उपस्थिति देखने को मिली जिन्होंने क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर जनता से गहरा जुड़ाव स्थापित किया। तो इस काल में क्या था कि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय लोकल लोगों की पहचान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक मुद्दों को सामने रखकर जनता को अपने विश्वास में लिया तथा सत्ता में आने का प्रयास किया। इस काल को आमतौर पर कांग्रेस के वर्चस्व के क्षरण और वैकल्पिक राजनीति शक्तियों के उदय के रूप में देखा जाता है। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार बड़े स्तर पर पराजय का सामना करना पड़ा और कई राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई। इसने राज्य स्तर पर नई राजनीतिक धारा को जन्म दिया। तो इसमें क्या देखने को मिला कि इसके कारण क्या है, 1960 के चुनाव में, 67 के चुनाव में कांग्रेस को कई स्टेट में हार का सामना करना पड़ा और इसने एक नई राजनीति धारा को जन्म दिया, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदाय के प्रतिनिधि नेताओं ने उभरना शुरू किया। राज्य स्तरीय नेतृत्व के प्रमुख उदाहरण, चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में इनका प्रभुत्व ज्यादा था। एक कृषक नेता के रूप में इन्होंने कृषि हितों और ग्रामीण भारत की समस्याओं को प्रमुखता दी। उन्होंने भारतीय क्रांति दल की स्थापना की और बाद में जनता पार्टी में विलय किया। भूमि सुधार और सहकारी खेती के विरोध में जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस से अलग हो गए थे। उनकी नीतियों ने उत्तर भारत में कृषक एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण को गति दी।
तो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला जिसमें राजनीति में वो था चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस से अलग होना और उनका राष्ट्रीय लेवल पर सफल होना। कर्पूरी ठाकुर बिहार से थे, एक समाजवादी नेता जिन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की पहल की। कर्पूरी फार्मूला के तहत आरक्षण को वर्गीकृत किया गया। वे दलित पिछड़ा समुदाय के नेतृत्व का प्रतीक बने और सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम दिया। तो उन्होंने क्या किया, कर्पूरी फार्मूला का निर्माण मेनली किया। तो ये इनका एक मुख्य पॉइंट है। अगला देखते हैं, एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता से नेता बने एनटीआर ने तेलुगु गौरव के मुद्दे को तेलुगु देशम पार्टी बनाई। वे राज्य की स्वायत्तता, क्षेत्रीय अस्मिता और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। चावल वितरण, गरीबों को घर, मुफ्त में बिजली जैसे निर्णय ने उन्हें जनता में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। क्योंकि ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कई राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं कि लोगों को फ्री का देकर या मतलब कोई सुविधाएं देकर या ऐसी योजनाएं लागू करके जिससे लोकल लोगों का फायदा हो, गरीबों का फायदा हो। उससे क्या है कि वो जनता में अत्यंत लोकप्रिय बन जाता है, जिससे उसको चुनाव में बहुत ज़्यादा अधिक फायदा होता है। तो यही किसने किया, एमटी रामाराव ने किया, जो आंध्र प्रदेश में थे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल से, मार्क्सवादी नेता जिन्होंने सीपीआईएम के तहत भूमि सुधार और मजदूर हितों को बढ़ावा दिया। वे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही और वामपंथी राजनीति को संस्थागत रूप देने में सफल रहे। वे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही पश्चिम बंगाल की और वामपंथी राजनीति को उन्होंने मजबूत किया। करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु से, दलित आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़े ये नेता क्षेत्रीय अस्मिता, भाषा और सामाजिक समानता के मुद्दों के प्रतीक बन गए। एमजीआर ने अन्नादुर्मक की स्थापना की, करुणानिधि की डीएमके को चुनौती दी और कल्याणकारी राजनीति की शुरुआत की। चौधरी देवीलाल हरियाणा से थे। इन्होंने हरियाणा के मजबूत किसान नेता जिन्होंने ग्रामीण विकास और किसान हितों को अपनी राजनीतिक केंद्र में रखा। इनका मेन मुद्दा क्या था, किसान नेता, ग्रामीण विकास करना और किसानों के हितों को सरकार के सामने रखना और राजनीति के केंद्र में रखा। उन्होंने बाद में राष्ट्रीय राजनीति में भी भूमिका निभाई और उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन। हालांकि वे सीधे राज्य सरकार का नेतृत्व नहीं करते थे, लेकिन जेपी आंदोलन के जरिए उन्होंने बिहार समेत कई राज्यों में युवाओं को राजनीति में सक्रिय किया। वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो नहीं थे, परंतु उन्होंने आंदोलन के जरिए बिहार में कई राज्यों में युवाओं को राजनीति में सक्रिय कर दिया। उनके आंदोलन से लालू प्रसाद, नीतीश यादव, रामविलास पासवान जैसे नेता उभरे और बाद में राष्ट्रीय लेवल और राज्य स्तर पर काफी नाम कमाया और सत्ता में प्रभुत्व किया। प्रफुल्ल महंत असम से, 1980 के दशक में विरोधी आंदोलन से उभरे छात्र नेता जिन्होंने असम गण परिषद की स्थापना की। यह आंदोलन पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय नेतृत्व के उदय का प्रतीक बना। बाद में अन्य छात्र नेताओं ने जैसे सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राज्य नेतृत्व संभाला। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, 1960 से 1980 के दशक में भारत के राज्यों में जो एक नया नेतृत्व उभरा, वह न केवल स्थानीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील था, बल्कि उन्होंने पारंपरिक पार्टी ढांचे को भी चुनौती दी। इन नेताओं ने आंचलिक पहचान, सामाजिक न्याय और वर्गीय राजनीति को आगे बढ़ाया और भारतीय संघीय ढांचे को अधिक जीवंत और बहुआयामी बनाया। यह काल भारतीय राजनीति में राज्य आधारित विविधता और जन सरोकारों के पुनरुत्थान का समय रहा। अगला क्वेश्चन है, 1990 के दशक में उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव ने भारतीय नेतृत्व की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसमें क्या देखना है हमें कि 1990 के दशक में जो उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव थे उसको देखना है। अब इसमें देखेंगे 1990 के दशक में भारत में नेतृत्व की प्रकृति में एक नया मोड़ दिया। इस समय देश न केवल आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर रहा था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहन परिवर्तन घटित हो रहे थे। यदि 1950-60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नीति निर्माण और राज्य निर्माण की भूमिका
आकांक्षाओं और आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखाई दिया। तो इसमें क्या था कि शुरुआत के दशक में क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीति निर्माण और राज्य निर्माण की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव किए तथा सुधार की कोशिश की और इसके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की। तो 1990 के दशक के बाद क्या था, नेतृत्व समाज में नए जो समूह उभरे, उनसे क्या आकांक्षाएं थी कि इसमें नए संतुलन पैदा करे, नए संतुलन बनाए। आर्थिक उदारीकरण और नेतृत्व की भूमिका। 1991 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने देश की विकास नीति को एक नई दिशा दी। अब राज्य का स्वरूप समाजवादी ढांचे से हटकर बाजार उन्मुख नीतियों की ओर झुकने लगा। इस परिवर्तन ने राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षा की कि वे उदारीकरण और सामाजिक न्याय दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखे। तो 1991 में क्या हुआ, जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने अहम बदलाव के देश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि राज्य को, जो राज्य की राजनीति थी उसके स्वरूप को चेंज कर दिया। पहले समाजवादी ढांचे सांस्कृतिक मुद्दे उठे थे, उनसे हटकर बाजार उन्मुख नीतियों की ओर उन्होंने बढ़ाव पैदा किया। इस परिवर्तन से क्या हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व से जो अपेक्षा थी कि वे उदारीकरण और सामाजिक न्याय दोनों के बीच में संतुलन बना सके और संतुलन पैदा करे और संतुलन में सुधार करे। पहचान आधारित राजनीति और नेतृत्व। इस काल में जाति, धर्म, लिंग आधारित पहचान की राजनीति अधिक प्रबल हुई और दलित और पिछड़े वर्गों से उभरने वाले नेताओं की नई पीढ़ी सामने आई, जिन्होंने न केवल अपने समुदाय की आवाज बुलंद की बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई। तो इसमें क्या हुआ कि जो दलित पिछड़े और लोगों ने, जो दलित पिछड़े वर्ग थे, उन्होंने क्या किया, राजनीति में अपना कदम रखा और वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की, जिसके कारण राजनीति में बहुत बदलाव आया। और आजकल उस 1990 के दशक के बाद क्या हो गया था कि जो राजनीतिक पार्टियां थी वो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने लगी और सत्ता में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए उनकी समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी। उत्तर भारत में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मायावती जैसे नेता सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रमुख स्तंभ बने। लालू ने सामाजिक समानता को प्राथमिकता दी, नीतीश कुमार ने शिक्षा व महिला सशक्तिकरण को मुख्य एजेंडा बनाया, मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के जरिए दलित राजनीति को मुख्य धारा में लाया। तो इसमें क्या था, उत्तर भारत में क्या था, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और मायावती जैसे नेता प्रमुख थे। उन्होंने लालू प्रसाद का अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी पहल शुरू की, नीतीश कुमार ने अलग और मायावती ने अलग। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भाजपा का उदय। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीतिक समर्थन हासिल किया। अयोध्या आंदोलन, राम मंदिर मुद्दे भाजपा को व्यापक जन समर्थन दिलाया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत स्थान दिलाया। तो क्या हुआ कि 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का फायदा उठाया। उन्होंने हिंदूवाद को आगे लाकर सत्ता में आने की कोशिश की और सत्ता प्राप्त की। इसमें मेन क्या थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत स्थान दिलाया। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह राष्ट्रवाद एक नई उग्र शैली में प्रस्तुत हुआ, जिसने चुनावी राजनीति का परिदृश्य ही बदल दिया। तो 2014 में जो नरेंद्र मोदी ने एक नेतृत्व किया और भाजपा का और देश की राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया। तो इसमें उन्होंने क्या था, मेनली हिंदूवाद को अपना मेन एजेंडा बनाया। नेतृत्व में वंशवाद की भूमिका। इस काल में वंशवाद की राजनीति का अभिन्न अंग बन गया था, चाहे वह कांग्रेस का गांधीवादी परिवार हो, क्षेत्रीय दलों के परिवार हो जैसे कि मुलायम सिंह यादव का परिवार, शरद पवार का परिवार, करुणानिधि का परिवार। कंचन चंद्रा की पुस्तक डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज इस प्रवृत्ति की गहराई से व्याख्या करती है और दर्शाती है कि कैसे भारतीय राजनीति में परिवार एक संस्थागत भूमिका निभाने लगे हैं। तो राजनीति में वंशवाद की एक पुरानी बीमारी रही है, जिसमें हर पार्टी को देखने को मिलेगा, चाहे वो आज की भाजपा पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो। तो उन्होंने अपने क्या किया, जो राजनीति में बड़े नेता बन गए, उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में शामिल किया और उनको पार्टी का लीडर बना दिया। महिला नेतृत्व की उभरती भूमिका। मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता जैसी महिलाओं ने इस दौर में
राज्य स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने यह दिखाया कि महिला नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रभावी भी हो सकता है। तो इस दौर में क्या था कि महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ा। जो ऊपर हमने नाम लिए हैं वो एक कई स्टेट की मुख्यमंत्री भी बनी, जैसे मायावती उत्तर प्रदेश की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। छात्र आंदोलन और पूर्वोत्तर भारत में नेतृत्व। पूर्वोत्तर राज्यों में भी नेतृत्व का एक नया रूप उभरा जो मुख्य छात्र आंदोलन से निकला। असम गण परिषद का निर्माण असम आंदोलन के बाद हुआ। प्रफुल्ल कुमार महंत और बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता छात्र राजनीति से उभरे। तो कई छात्र आंदोलन से थे, जो मेनली असम था उसमें क्या था, हेमंत कुमार बिस्वा और प्रफुल्ल कुमार महंत ने मेन लीडर बन के निकले, जो आगे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इन्होंने राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? 1990 के बाद नेतृत्व केवल सत्ता का प्रशासनिक चेहरा नहीं था बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक पुनर्गठन और पहचान की राजनीति के बीच संतुलन साधने का एक प्रयास था। इस नेतृत्व की विविधता जटिलता ने भारत के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व। भारत में महिला नेतृत्व की प्रकृति। तो इसमें देखते हैं भारत की राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में महिला के नेतृत्व पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व की उपस्थिति धीरे धीरे उभर कर सामने आई। जहां शुरुआत में राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुरुषों का वर्चस्व रहा, यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक महिलाओं को विधायिका में आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन पंचायतों और नगर निकाय में 33% आरक्षण मिलने से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर भागीदारी का अवसर मिला। इसमें क्या है कि अभी तक हमें क्या है, विधायी लेवल पर महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, परंतु लोकल पंचायतों और नगर निकाय में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिससे क्या है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। इस आरक्षण से न केवल महिलाओं को राजनीति में प्रवेश दिलाया बल्कि उनके आत्मविश्वास, जागरूकता को भी बढ़ाया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पितरात्मक सोच की चुनौतियां बनी रहती है, फिर भी महिलाओं ने नई स्थानों पर सक्रिय नेतृत्व कर यह साबित किया कि वे नीति निर्माण और प्रशासन में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं। तो स्थानीय शासन से जो आरक्षण मिला है उनसे महिलाओं को लीडिंग करने का मौका मिला, जिससे महिलाओं की आत्मविश्वास और जागरूकता को भी बढ़ावा मिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कई महिलाएं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन हुई। इसमें क्या था कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जयललिता तमिलनाडु की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, मायावती उत्तर प्रदेश की, राबड़ी देवी बिहार की, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की, अनवरा तैमूर असम की और आनंदीबेन पटेल गुजरात के नाम जो ये मुख्यमंत्री है, इन्होंने कई जो अपने अपने स्टेट है उनमें मुख्यमंत्री बनी और सत्ता में अपना प्रतिनिधित्व किया। मायावती का नेतृत्व दलित राजनीति के संदर्भ में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने नई कल्याणकारी योजना को लागू किया। तो मायावती ने क्या किया कि जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था और उसको लीड किया था, उसमें उन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा को मेन अपना मुख्य मुद्दा बनाया और उनके हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। ममता बनर्जी का उदाहरण आत्मनिर्भर महिला नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और किसानों के अधिकारों के लिए सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वे 3 बार सत्ता में आ चुके हैं। उन्होंने राज्य की राजनीति में वामपंथी प्रभुत्व स्थापित किया है। तो जो हमने मुख्यमंत्री का नाम देखे, उन्होंने जो महिला मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपना अपना अलग मुद्दा था, अलग अलग विशेषताएं थी, उन्होंने अलग अलग काम किया तथा दृढ़ता और आत्मविश्वास से अपने राज्य का नेतृत्व किया और राज्य के लोगों का उद्धार किया और कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की। जयललिता ने तमिलनाडु में महिला सशक्तिकरण, जल कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई, जिससे उनकी छवि एक दृढ़ नेतृत्व वाली महिला नेता की बनी। इन नेताओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व धीरे धीरे मजबूत हुआ है। उन्होंने सामाजिक न्याय, जनहित और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भविष्य में यदि संसद और विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण लागू किया जाए तो यह प्रवृत्ति अधिक सशक्त हो सकती है। तो ये हमारी थी यूनिट नंबर 4, जिसमें हमने 3 चैप्टर को डिस्कस किया और इन क्वेश्चन आंसर की मदद से हमने इन चैप्टर को फुल्ली कवर कर लिया और सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अगली क्लास में।